प्रोटीन के पार्ट 1 में हमने क्या समझा था? प्रोटीन और वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और अमीनो एसिड्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट कि कितने होते हैं, उनका डिवीजन किस बेसिस पे होता है, रासायनिक रूप से वो किससे मिलकर बने होते हैं, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो प्रोटीन को मिलकर या अमीनो अम्ल मिलकर बनाते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि अमीनो अम्ल रासायनिक रूप से किससे मिलकर बने होते हैं, तब भी आंसर यही होगा। प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, तो भी आंसर यही होगा, क्योंकि प्रोटीन अपने आप में है तो अमीनो एसिड से, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। इसमें हम समझेंगे इसके टाइप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कितने तरह की होती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर बनाया था आपको, हमने क्या कहा कि जटिल अणु है तो अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है, और हमने कहा कि अमीनो अम्ल कई तरह के हो सकते हैं। जैसे मान लिया एक अमीनो अम्ल ये है, अब ये अलग अलग क्यों बना रहा हूं, क्योंकि सारे अमीनो अम्ल क्या है, एक एक अमीनो अम्ल अपने आप में अलग अलग है, ठीक है। अगला अमीनो अम्ल कोई तीसरा होगा जो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। फिर एक अमीनो अम्ल हो सकता है और हो, इस तरह से बहुत अलग अलग तरह के अमीनो अम्ल होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या था, अभी हमने पढ़ा था ना एसेंशियल में, प्राइवेट HMT इल 3 3 3 3 टाइम्स 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है, सिंपली अगर अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बंधों से जुड़े होते हैं, पहले में बात की थी हमने, तो ये एक सिंपल धागे नुमा संरचना बनाते हैं। इसको बोलते हैं प्राथमिक प्रोटीन, ठीक है। रेशेदार प्रोटीन भी कह सकते हो, प्राथमिक प्रोटीन। ये जो प्राथमिक प्रोटीन होती है, बाकी जितने भी टाइप्स की प्रोटीन होगी सबका बेसिक स्ट्रक्चर होगा, ये सब में होनी ही होनी है, ठीक है। सेकेंड टाइप क्या होता है, अब मान लो यही प्रोटीन, यही धागा मुड़ जाए कुछ इस तरह से, मुड़ गया, इसको अल्फा शेप भी कह सकते हो, बीटा शेप भी कहते हो, वो इतना डीप में हम नहीं जाएंगे। अगर यही मुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगी, द्वितीयक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर नाम भी मेंशन करूं प्राथमिक और द्वितीयक के, चलो नाम बाद में पढ़ लेंगे, पहले केवल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं पहले, ठीक है। नाम भी यहाँ पे लिख लेंगे ताकि याद रहे थोड़ा बहुत। ये सेकेंडरी होगी। अब टर्सरी में क्या होता है, टर्सरी में मतलब तीसरा, तीसरा का मतलब होता है, मान के चलो एक ये है, दूसरी प्रोटीन यही धागा मुड़ के कुछ इस तरह का हो गया, फिर इस तरह का हो गया, ठीक है, या फिर मुड़ के फिर कुछ इस तरह का हो गया, या यहां से कोई और सेकेंडरी टाइप ऑफ प्रोटीन जुड़ गई। तो ये कुछ इस तरह का हो सकता है, एक चेन ऐसी जा रही है सीधी, एक चेन इधर से निकल गई, एक चेन इधर से निकल गई, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या होता है, 3D इमेज बन जाती है। इस तरह से देखो तो ये अलग हो रही है, इस तरह से अलग होगा, मतलब व्हाइट बोर्ड पे इतना आसान नहीं दिखना, इस तरह से देखो, ठीक है। 3 ये अलग अलग चेन है प्रोटीन की, एक ये प्राथमिक चेन है, ये एक दूसरी वाली चेन है, एक दूसरी वाली चेन यहाँ पे जुड़ गई इस तरह से, तो ये बन जाएगी टर्सरी प्रोटीन, ठीक है। तो टर्सरी प्रोटीन यानी कि तृतीयक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बॉडी में अधिकांश रूप से, वैसे तो हर तरह की प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, लेकिन अधिकांशता यही प्रोटीन होती है या यूज होती है बॉडी में, तृतीयक, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टर्शियरी। एक टर्म आता है प्रोटीन में, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब पता है क्या होता है, डीनेचुरेशन का मतलब होता है जब किसी भी प्रोटीन को आप बहुत ज्यादा हीट देते हो ना, गर्म करते हो, तो उसके जो बॉन्ड है वो टूटने लगते हैं, उसकी जो संरचना है वो बदल जाती है। जब बॉन्ड टूटेंगे तो सारे धागे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, और ज्यादा हीट दोगे तो फिर धागों के भी बॉन्ड टूटेंगे, तो हर धागा सीधा होने लग जाएगा इस तरह से। मतलब अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या होगा, अपना पूरा संरचना चेंज करेगी। इसी प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन जो प्रोसेस है उसमें बेसिकली क्या होता है, जो टर्सरी प्रोटीन होती है वो टूटने लगती है, टूटने का मतलब होता है उसकी संरचना बदलने लगती है, ठीक है। अब चौथे तरह की क्या होती है, मान लो इसी में एक, अब ऐसे समझो इसको और छोटा करके बनाते हैं ताकि सारी एक ही जगह आ जाए, क्योंकि सारे डायग्राम एक जगह मिल जाते हैं ना, थोड़ा चीजें आसान होती है। मान लो एक था ये हमने बनाई थी अभी टर्सरी प्रोटीन, ठीक है, एक यहाँ हो गई, एक इधर से निकल आई, और एक ब्रांच यहाँ से निकल आई। और बाकी जो चतुर्थ टाइप की, 4 टाइप की जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, मान लिया
एक प्रोटीन ये है, ठीक है, ये मान लिया टर्सरी प्रोटीन है या सेकेंडरी प्रोटीन है। इसी के साथ कोई और प्रोटीन आके जुड़ गई इस तरह से, ठीक है, मैंने अलग कलर से बनाई है, इसका मतलब दूसरी यूनिट है, दूसरी इकाई है, दूसरी संरचना है। अब मान लो इसमें एक बाहर से आके कोई प्रोटीन और जुड़ गई, एक बाहर से आके कोई प्रोटीन और जुड़ गई, तो ये क्या है, कई तरह की यूनिट इकाइयों का पूरा एक बंच बन गया। तो ये कहलाती है चतुर्थ टाइप ऑफ प्रोटीन, या इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाटरनरी। तो प्रोटीन चार तरह की हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। हमने पढ़ा क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर ये बनाएगा तो टर्सरी प्रोटीन क्या होती है, डीनेचुरेशन क्या होता है, उस चीज हमें आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर उससे पहले अगर मैं तुम लोगों को बताता कि व्हाट इज डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन की प्रक्रिया क्या होती है, तो शायद थोड़ा सा दिमाग में नहीं फंसता। लेकिन अब समझ में आ गया कि जिस तरह से अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं उस तरह से सबसे जो लिनियर रेशेदार संरचना होती है वो प्राथमिक हो गई, यही जब मुड़ जाती है तो द्वितीयक हो गई। अब मुड़ने के साथ इसमें दूसरा धागा जुड़ जाएगा तो तृतीयक हो गई, और जब ये तीन चार तरह के धागे अपने जुड़ के एक बंडल बनाते हैं तो चतुर्थ हो गई। और हर एक संरचना एक स्पेसिफिक फंक्शन एक्वायर करती है, हर एक संरचना का एक अलग कार्य होता है, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे तो, जैसे प्राइमरी में अगर लिखना चाहो तो एक सब पार्ट है, मैंने कहा ना ये प्राइमरी जो है ना ये तो सबके अंदर होती है। जैसे एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, अब हीमोग्लोबिन को मैं यहां पे अगर लिखूं तुम्हें, तो हीमोग्लोबिन आपकी ये 4th नंबर पे, यहां भी मैं लिख सकता हूं हीमो, ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ग्लोबिन जानी पहचानी प्रोटीन है, हमने पहले बात की थी, हीम एक रेड कलर वाला पदार्थ होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। तो एक चतुर्थ में भी है, और हीमोग्लोबिन कई सारी यूनिट से मिलकर बनी होती है, तो इसकी एक यूनिट अगर हम कहें हीमोग्लोबिन बीटा शीट, तो वो होती है प्राइमरी। अंतर समझ में आ रहा है ना, कि एक धागा बीटा शीट का और ऐसे कई सारे धागे जुड़ जाएं अलग अलग तरह से, तो बन जाएगा चतुर्थ टाइप की प्रोटीन, जो क्या हो जाएगी, हीमोग्लोबिन, ठीक है। सेकेंडरी में अगर मैं एग्जांपल बात दूं या टर्सरी की बात करूं, तो जो टर्सरी प्रोटीन है, खासकर इसमें जितने भी एंजाइम आते हैं, डीनेचुरेशन का जो संबंध है ना, ये वाला जो टर्म है ये बहुत ज्यादा यूज होता है एंजाइम के साथ में, क्योंकि हमारे बहुत सारे एंजाइम शरीर में ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हीट हो जाए तो ये अपना काम करना बंद कर देते हैं। अपना काम बंद क्यों करेंगे, क्योंकि इनका डीनेचुरेशन हो जाता है। डीनेचुरेशन क्यों हो जाता है, क्योंकि इनके बॉन्ड टूटने लगते हैं, ठीक है। जैसे ताले की एक चाबी होती है ना, चाबी में पर्टिकुलर खांचे बने होते हैं, एंजाइम भी स्पेसिफिक डिजाइंड होते हैं। तो जैसे ही इनको टेम्परेचर ज्यादा मिलता है और ये डीनेचर होते हैं तो उनके खांचे बदल जाते हैं। तो खांचे बदल जाते हैं तो जो काम इन्हें करना होगा उसके साथ में जाए फिट नहीं हो पाते और वो काम नहीं कर पाते, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब सेकेंडरी प्रोटीन की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्रेटिन प्रोटीन, ये सेकेंडरी प्रोटीन है। सबसे कॉमन एग्जांपल अगर मैं दूं तो यहाँ लिख भी सकते हो तुम यहाँ क्रेटिन प्रोटीन, ठीक है। चार तरह की प्रोटीन समझ में आ गई, इससे ज्यादा डीप जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इससे ज्यादा डीप जाएंगे तो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, हमें बस ये समझना है। अब अगर थोड़ा इसके आसपास भी क्वेश्चन उठता है तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि हमारा जो दिमाग है ना थोड़ा सा सेंस कर जाएगा, गैस कर जाएगा कि ये इसके साथ रिलेशन रखती है, इसके साथ रिलेशन रखती है, तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आएगा संरचना के आधार पर प्रोटीन कितने तरह की होती है। संरचना का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये एक सिंपल रेखीय डिस्क स्ट्रक्चर है और ये गोल है, तो इसको हम क्या कह देंगे, गोलाकार, और इंग्लिश में एक टर्म आता है ग्लोबुलर, ठीक है। और ये क्या है, एक रेशे की जैसे दिख रही है ना, एक धानुमा, तो इसको हम कह देते हैं रेशेदार। इंग्लिश में टर्म आता है, इसको बोला जाता है फिब्रस, फिब्रस प्रोटीन, ठीक है। तो हम सिंपली कह सकते हैं संरचना के आधार पर प्रोटीन दो तरह की हुई, पहली फिब्रस यानी रेशेदार और दूसरी ग्लोबुलर।
तो जितनी भी आपकी, खासकर सबसे आसानी से समझो, जितनी भी आपकी जो प्रतिरक्षी प्रोटीन होती हैं, अब ये मत पूछना प्रतिरक्षी क्या था, प्रतिरक्षी को मैं बेहतर होगा एंटीबॉडी की जगह इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन बोलूं, इंग्लिश में कहता है इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन, यानी कि जो बीमारी से हमें बचाती है। तो वो सारी की सारी प्रोटीन संरचना में कैसी होती हैं, गोलाकार या गोले के आसपास के जैसी, इसलिए वो हो जाती है सारी की सारी ग्लोबुलर। ठीक है, जैसे उदाहरण एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, हमारा शरीर, तुम लोगों को पता है हमारा शरीर लाखों टाइप की एंटीबॉडी बना सकता है। शरीर के अंदर इतना पोटेंशियल है कि शरीर हर एक फॉरेन बॉडी को, बाहर से घुसने वाली चीज को पहचानता है और उसके हिसाब से एंटीबॉडी तैयार करता है। सोचो कितनी, एक कहते हैं ना सुपर पावर हुई एक तरह से ये भी। इसके बाद रेशेदार का मतलब क्या हुआ, ये रेशा है, मान लिया मैंने कहा ये रेशेदार प्रोटीन है, ठीक है, और इस तरह से अगर मैं ये बना दूं इस तरह से, तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं ना, मांसपेशियां, ये सारी की सारी मांसपेशियां अधिकतर किससे बनी होती हैं, रेशेदार प्रोटीन से। ये जो दिख रहा है ना हाथ, हाथ में यहां से लेके यहां तक की जो मसल्स होती है इसको बोलते हैं बाइसेप्स, तो एक रेशे के नुमा फैली होती है। समझने के लिए बड़ा आसान हो जाएगा, यहाँ पे हमारी जो मसल्स होती हैं फोर आर्म की, ये भी रेशे के नुमा होती है। ठीक है, तो जितनी मांसपेशी वाली जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, रेशेदार प्रोटीन। और अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा था, उसके बेसिस पे तुम लोग थोड़ा सा गैस करके बताओ रेशेदार प्रोटीन और कौन सी होगी। सोचो सोचो, तुम्हारे शरीर में सामने दिख रही होंगी, बाल ऑब्वियसली, धागनुमा है ना, तो लिख सकते हो यहाँ पे। तो मांसपेशियों के अलावा बाल, और बाल में कौन सी होता है, क्रेटिन, क्रेटिन प्रोटीन। ठीक, और कुछ एग्जांपल आ रहा है। मसल्स का अगर नाम लिखना चाहो तो मांसपेशियों में यहाँ पे लिख सकते हो तुम मायोसिन प्रोटीन, ताकि नाम भी याद रहे। एम फॉर मसल्स, एम फॉर मायोसिन। कई बार क्या होता है ना, याद नहीं किया जाता, दिमाग लगा जाता है। जैसे मायोसिन अगर याद ना रहे तो एम से लिंक करो, एम फॉर मायोसिन और एम फॉर मसल्स। समझ में आ गया। क्रेटिन बाल तो पता ही है सबको। एक और मैंने प्रोटीन बताई थी आपको अभी थोड़ी देर पहले, कोलेजन प्रोटीन, कनेक्टिव बताई दी ना। कोलेजन कहाँ कहाँ पाई जाती है, अभी डिटेल में जरूरत पड़ेगी तो। हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने के लिए और मांसपेशियों को हड्डियों के साथ जोड़ने के लिए। अंतर है ना दोनों में, क्या अंतर है, एक दो हड्डियों को जोड़ रही है और एक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ रही है। ठीक है, इनका नाम होता है, बहुत फेमस है और ये बहुत पूछा भी जाता है, टेंडन और दूसरा होते हैं लिगामेंट। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, बहुत सिंपल से है, पता तो चल गया ना, एक कॉन्सेप्ट तुम्हें पता चल गया, कौन हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और कौन हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है। और इसका एक ट्रिक भी बनानी है ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन यही होता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाली यार लिगामेंट थी, टेंडन थी, लिगामेंट थी, टेंडन थी, सर खुजलाते रहते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, अलग माहौल होता है, थोड़ा प्रेशर भी होता है, तो बड़ा आसान नहीं होता है। सीधे दिमाग कुछ चल रहा होता है और कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ वहां पे टेक हो रहा होता है। ठीक है, तो ये तैयार करना है तुमने। कोलेजन, दोनों कोलेजन प्रोटीन है, दोनों कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरह से जोड़ने वाली प्रोटीन। ठीक है, इतने बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, काम क्या होगा इनका बताओ जरा, अब इसके आधार पे इनको देख के ही बता दो बस, क्या काम होगा इनका। अरे इनका काम नहीं समझ में आ रहा तुम्हें, क्या काम है होगा। मांसपेशियां बना रही हैं, तो मांसपेशियां क्या बनाती हैं, एक संरचना भी देती है, और कोई भी ताकत वाला काम मांसपेशियों से तो करते हो तुम, तो संरचनात्मक रोल भी हो जाएगा, ताकत वाला रोल भी हो जाएगा। ठीक है, बाल क्या करते हैं, और ये कनेक्टिंग टिश्यू को जो जोड़ रही है, तो क्या हो जाएंगे, लिंकेज, कनेक्टेड। तो ये संरचना का भी पार्ट हो गया और जोड़ने का भी हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए ग्लोबुलर प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं, तो बताओ। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया ना, कहाँ होती है, किस तरह से होती है, उसके अगर फंक्शन पूछे जाए तो कैसे बताओगे।
बताओ। अच्छा, एक मैं टर्म लिख रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन मान लेता है, क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास। हीमोग्लोबिन ये किस तरह की प्रोटीन है? रेशेदार प्रोटीन है या ग्लोबुलर प्रोटीन है? ग्लोबुलर है। क्यों है? क्यों है? और बताओ क्यों है? नहीं पता? ग्लोबुलर से सिमिलर है ग्लोबिन, मतलब ग्लोब। और ये किससे बने हैं दोनों टर्म? ग्लोब मतलब गोलाकार। ग्लोब के आकार की जो भी प्रोटीन होंगी वो क्या कहलाएंगे? और मैंने क्या बोला था, हीमोग्लोबिन में ये प्रोटीन है, ये रंजक पदार्थ है, यानी स्टेनिंग सब्सटेंस है। तो ग्लोबिन मतलब ग्लोब के आकार की प्रोटीन, तो ऑब्वियस है ये कैसे होगी? गोलाकार। तो जितनी भी आपकी जो डिफेंसिव प्रोटीन होती हैं वो गोलाकार में आती हैं। जो हार्मोनल प्रोटीन है, एक तरह से अगर हम यहां पे लिखें हार्मोनल प्रोटीन, अब इसमें एक कॉमन सेंस और भी लगा सकते थे तुम कि ये रेशेदार क्यों नहीं होगी। हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? ब्लड में। ब्लड में अगर कोई लंबी रेसे के जैसी प्रोटीन हो तो ट्रांसपोर्ट हो पाएगी आसानी से? नहीं हो पाएगी, कॉमन सेंस है। लेकिन कोई गोलाकार हो तो वो आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। दूसरा, ब्लड में जो आरबीसी होती हैं वो भी गोलाकारी होती हैं, इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। तो कई बार क्या होता है ना, ज्ञान होना जरूरी नहीं है, कई बार कॉमन सेंस होना जरूरी है। इन दोनों में कॉमन सेंस आराम से काम कर जाएगा। ये ऐसी प्रोटीन है जो बॉडी के किसी भी हिस्से में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इसका मतलब है कि कोई भी प्रोटीन जो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जा रही होगी वो क्या होगी? अगर मैं कहता हूं बॉडी में 10 तरह के हार्मोन बन रहे हैं, हार्मोन यहां से निकल के हमारे पांव तक जा रहे हैं, तो वो कैसा होगा? अगर मैं कह रहा हूं हमारी बॉडी में लिवर में एंजाइम बन रहे हैं और वहां से निकल के खाना पचा रहे हैं हाथ में, तो वो क्या होगा? गोलाकार। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी अग्नाशय से इंसुलिन बन रहा है और वो ब्लड में जाके शुगर को कम कर रहा है, तो वो क्या होगा? क्लियर हो गया? तो साइंस मतलब लॉजिक और कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लॉजिक हमेशा खोल के रखना है, अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करके रखना है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? और जहां भी स्ट्रेंथ और संरचना की बात आएगी वहां पे क्या होगी? रेशेदार प्रोटीन होगी, ठीक है। इन प्रोटीन के एक दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे बता दिया है, बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपको नोट्स में और मिल जाएंगे। देखो, साइंस में गांठ बांध लेना सबसे जरूरी होता है कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट समझ के तो एग्जाम्पल तो अपने आप याद हो जाते हैं, लिंक हो जाता है आसानी से, ठीक है। तो ये थे हमारे दो टाइप ऑफ प्रोटीन। अब बारी है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 में अब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलिए।